चलो ध्यान देंगे सभी बच्चे। हमारा अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। तो यहां पर हम लोग करंट थ्रू कंडक्टर्स बात करेंगे। कंडक्टर क्या होता है, पढ़ा है आप लोग ने, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। एग्जाम्पल बताइए, तब आपको समझ आएगा कंडक्टर क्या। ठीक है, कंडक्टर है वो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, हाँ नॉन मेटल में आता है लेकिन कंडक्टर है। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल में आता है। और कॉपर, कॉपर का तार, ये देखा नहीं आप लोग ने, जो वायर इस्तेमाल होता है वो एल्यूमिनियम। मेटल्स तो कंडक्टर होंगे ही, समझ आ रहा है। नॉन मेटल में ग्रेफाइट भी है जो कंडक्टर होता है, समझ आ रहा है। अच्छा, इनके पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्या होता है? नहीं, ग्रेफाइट के पास कार्बन होता है, बाकी सबके पास कार्बन होता है नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो बेसिकली चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। आप सुनेंगे बात को, आपको जब ये समझ आएगा ना कि करंट क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, करंट। तो करंट का आपको फॉर्मूला यहां पर सीखना है, समझ आ रहा है। फिर एक तार के अंदर की कहानी बात करने के, एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा होता है। हम तो बोलते हैं हाँ करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये करंट बनता कैसे, ठीक है। करंट का डेफिनेशन क्या है, किसी को पता है करंट का डेफिनेशन? फॉर्मूला किया हुआ है, फॉर्मूला तो किया हुआ है, वेरी गुड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का डेफिनेशन क्या है, मतलब जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, उसका रेट क्या है, मतलब वो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज व्हाट करंट। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन आप याद रखिए करंट क्या होता है। तो बेसिकली कहानी करंट की है, और इसमें रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में बात करेंगे, ओम्स लॉ वगैरह आप लोग ने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, उसको बात करेंगे। तो यहां पर ना करंट को एक गैस लेकर, गैस वाली थियरी है जिससे एक्सप्लेन किया गया कि करंट एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ने क्या किया, एक चैम्बर में, ओके, यहां पर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस है गैस के, और क्या है, नेगेटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाई दे रहे हैं। और ये कैसे घूम रहे हैं, अगर आप देखोगे तो कोई भी कहीं भी जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों, रैंडम मोशन बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इस रैंडम मोशन में, ठीक है, रैंडम मोशन में नेट फ्लो इस तरफ कितना हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि कुछ ऐसे जा रहे हैं, पॉजिटिव वाले चार्ज देखोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट फ्लो क्या हो रहा है, ठीक है। ये देखो सबका डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव वाले का, रैंडम है ना। ठीक है, और अभी नेगेटिव वाले का देखोगे तो ठीक है, तो सब रैंडम मोशन में है। अगर मैं आपसे पूछूं नेट फ्लो यहां पर कितना होगा, नेट फ्लो कितना होगा, तो यहां पर हम लोग नेट फ्लो के लिए क्या करते हैं, नीचे देखो एक इक्वेशन लिखा हुआ है, कितना पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो करा, ये जो बीच में देख रहे हो पी, ऐसे बीच में हम लोग ने एक एरिया कंसीडर किया हुआ है, इसको क्रॉस करने वाला, ठीक है। तो इस एरिया को पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज यहां कितना फ्लो करा, माइनस नेट नेगेटिव चार्ज, कौन सा, टोटल नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का जो नेट निकल कर आएगा। फॉर एग्जांपल जितना पॉजिटिव फ्लो करा उतना ही क्या फ्लो करा, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहां पर थोड़ा सा बता रहा हूं कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। यहां पर क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए इन टाइम टी अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव किधर कर रहा है, पॉजिटिव वाला इस तरफ फ्लो कर रहा है, ओके। एंड द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और नेगेटिव वाला भी इस तरफ कितना फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं मान लेता हूं, मैं बोलता हूं कि 10 पॉजिटिव चार्ज, 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज यहां फ्लो करा, और सेम 10 कूलम नेगेटिव चार्ज फ्लो करा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, समझ आ रहा है। तो यहां पर नेट फ्लो कितना होने वाला है, 10 माइनस 10, मतलब मैग्नीट्यूड सिर्फ रखो आप,
10 माइनस ऑफ -10 मत करो, नहीं तो डबल हो जाएगा वो। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो करा उतना ही नेगेटिव भी अगर फ्लो करता है तो नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, रैंडम मोशन में होगा। ऐसा कब होगा, रैंडम मोशन में होगा। अंडरस्टूड? रैंडम मोशन के अंदर नेट फ्लो कुछ भी नहीं होता है। और ऐसे ही आपका कंडक्टर में भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे रैंडम मोशन में होते हैं। जब तक हम लोग ने इस तार को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, जब तक सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। आगे उसकी भी कहानी बात करेंगे, लेकिन पहले इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई स्मॉल टाइम इंटरवल, तो आई का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूं पहले। ठीक है, आप जो बोलते हो ना डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यही है। ये क्यू आपका चार्ज है, क्यू आपका कौन है, और डिवाइड बाय टी कर रहे हो, मतलब आप रेट बात कर रहे हो, पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, 10 कूलम 1 सेकेंड में पास कर रहा है। ये कौन हो गया, मेरा करंट हो गया, 10 एम्पियर हो जाएगा करंट। नहीं समझे बात को? अगर मैं आपको बोलूं कि 2 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो 2 एम्पियर, कूलम पर सेकेंड जो है ना वो किसके बराबर होता है, एम्पियर के बराबर, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसका यूनिट है कूलम, इसका है सेकेंड, और इसका क्या होता है, ये आप लोग ने 10th क्लास में किया हुआ है या 9th क्लास में किया हुआ है। ठीक है, तो एम्पियर जो है वो कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट कितना है, 2 एम्पियर। 2 कूलम पर सेकेंड मतलब 2 एम्पियर। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये क्यू क्या है अपना, नेट चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज। देखो, नेट चार्ज फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉर स्टेडी फ्लो दिस क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अगर फ्लो कैसा है आपका, स्टेडी है, मतलब क्या हो गया, इसका जो रेट है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, द रेशियो ऑफ क्यू बाई टी इज डिफाइंड एज करंट। मतलब अगर फ्लो आपका स्टेडी है, क्यू और टी में क्या प्रोपोर्शनलिटी होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जितना टाइम बढ़ते जाएगा उतना चार्ज फ्लो करते जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे जो उसका रेट होगा, यानी इसको प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आपका आई आएगा इनटू टी। ये इधर आ गया। लेकिन फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी होगा तो ये रिलेशन होगा। इफ द फ्लो इज स्टेडी तो क्यू और टी में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनल हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आता है, और वही मेरा कौन होगा, करंट होगा। और टी इधर आएगा, क्यू बाई टी आपका बन गया आई का फॉर्मूला। आई बात समझ में? फॉर स्टेडी फ्लो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कभी नदी बहते देखा है? नहीं, जब वो आराम आराम से बह रही होती है, समझ आ रहा है? बारिश के मौसम में देखा कैसे होता है, उधर नाव लेके चले जा कभी, हाँ, वो टर्बुलेंट हो जाता है, फिजिक्स की भाषा में उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। समझ आ रहा है? और आराम से चल रही है नदी की धारा, उसमें हम भी बहते हुए जा रहे हैं, ऐसे नाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, स्टेडी फ्लो। समझ आ रहा है? तो अगर वैसा फ्लो है तो उस केस में क्यू और टी में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और यहां से आई का फॉर्मूला बन गया क्यू बाई टी। क्यू बाई टी, आई का फॉर्मूला क्यू बाई टी। ए सभी बच्चे, आई का फॉर्मूला याद रहेगा, क्यू बाई टी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं, सुनो, यहां पर आप यूनिट देख लीजिए सारा, मैंने ऑलरेडी यहां पर समझा चुका हूं। ये इसमें क्या समझाया हुआ है, सबका यूनिट ही समझाया। यूनिट पर आपको एमसीक्यू सवाल पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप लोग पढ़े नहीं रहते हो, आपको आता नहीं। आई का फॉर्मूला याद कर लीजिए, यूनिट याद कर लीजिए। ये सब थियरी आपको पूछने वाला नहीं है, समझ आ रहा है? लेकिन आप जब आंसर प्रिपेयर करोगे तो सभी प्रिपेयर करना है आपको। ये सब आपके लिए एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा मैं बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आई का फॉर्मूला। क्या है आई का फॉर्मूला? क्यू बाई टी। स्टेडी फ्लो के लिए क्यू और टी में क्या रिलेशन है, वहां से आपका आई का फॉर्मूला बन गया है। आई क्या है, क्यू और टी का रेशियो ही होता है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू टाइम। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं अभी, इसका यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर बोलोगे, इसका सिंबल लिखोगे कैपिटल ए। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि साइंटिस्ट के नेम के बाद में अगर उसका यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, उसके नेम के हिसाब से, नेम आफ्टर द साइंटिस्ट, है ना? तो आपको, हाँ,
कैपिटल लेटर में इस्तेमाल किया जाता है। पूरा नाम लिखूंगा तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे मुझे पूरा एम्पियर लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, लेकिन अगर फर्स्ट लेटर इस्तेमाल करना है तो जैसे न्यूटन का कैपिटल एन, पूरा नाम लिखने का तो स्मॉल लेटर में लिखने का, ये रूल है हमारे। ओके, क्यू यहां पर कौन है? चार्ज है जिसका एसआई यूनिट क्या होगा? कूलम। ठीक है, लिखा है सब यहां पर। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन बहुत आसान, एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा जाता है। ये यहां पर टी कौन है? टाइम, टाइम का सेकंड, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड ही है भाई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब मैं पूछूंगा ये कौन है तो आप बोलोगे करंट है। ये कौन है? चार्ज है। ये कौन है? अब इसका यूनिट पूछूंगा तो अलग सवाल होगा। इसका यूनिट क्या है? कूलम। समझ आ रहा है? जैसा सवाल वैसा जवाब होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब सुनो, आई जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ओके, और यहां पर क्या बोल रहा है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? सुनो, आई के लिए एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी घड़ी में टाइम देखा टी हो रहा है, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद टी प्लस डेल टी हो गया। मतलब समझाता हूं इसका क्या मतलब है, ये सब समझ नहीं आता आपको। टी से टी प्लस डेल टी मतलब क्या? दिस डेल टी इज स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल है। समोसा टी इज व्हाट? टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। मैं बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल अभी घड़ी में हो रहा है मान लीजिए 8:35 और 15 सेकेंड। सुन, 35 मिनट 15 सेकेंड, फिर थोड़ी देर के बाद 8:35 और उसमें और ऐड कर लेता हूं, मान लीजिए 25 सेकेंड। तो मैंने क्या बोला? पहले वाले टाइम में कितना बढ़ गया? पहले 15 सेकेंड बोला था, फिर बोला मैंने 25 सेकेंड, तो कितना सेकेंड बढ़ गया? तो ये वो समोसा टी है। तो पहले वाले टाइम में टी प्लस सम टाइम। नहीं आ रही बात समझ में? अंडरस्टूड? ओके, तो मान लीजिए कि टी से इस टाइम में आपका चार्ज था क्यू। टी टाइम पे चार्ज कितना था? ठीक है, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टाइम ना। तो जैसे ही टाइम बढ़ा, क्यू प्लस समोसा क्यू हो गया। कितने टाइम में? डेल टी टाइम में चार्ज कितना बढ़ गया? ओके, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट क्या बोलेंगे, मतलब एट दिस इंस्टेंट आपका करंट क्या चेंज होगा। ठीक है, व्हाट इज करंट? तो यहां पर आप करंट का फॉर्मूला लिखोगे इन टर्म्स ऑफ लिमिट। आप मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ोगे लिमिट। ठीक है, तो आपको यहां पर लिमिट लिखना है, और लिमिट में ये बताना है कि डेल टी हमारा क्या है? टेंस टू 0। इसका क्या मतलब है अभी मैं बताता हूं। आई का वैसे फॉर्मूला क्या था? चार्ज अपॉन टाइम था ना। डेल टी टाइम में कितना चार्ज चेंज हुआ? डेल क्यू। और जब आप इसको लिमिट लगा देते हो, और इसका क्या मतलब है ये बताता हूं मैं। हमने बोला यहां पर हम लोग ने एक लिमिट डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया? कि डेल टी की जो वैल्यू है मैंने आपको क्या बोला कि डेल टी बहुत ही क्या होगा? कम होगा। इतना कम होगा कि 0 के करीब होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। नहीं नहीं, नेग्लिजिबल अपन नहीं करना है उसको। यहां पर आप ये बताना चाह रहे हैं इस फॉर्मूले में लिमिट लगा के ऐसे लिख के, आप ये बता रहे हैं कि आप जो करंट निकाल रहे हो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में निकाल रहे हो। मतलब टाइम इंटरवल क्या है? बहुत ही छोटा। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। मान लो फॉर एग्जांपल 10वें सेकंड में आपका कितना करंट है? शुरुआत में कितना टाइम हो रहा था? 8:35 15 सेकंड, 15 सेकंड था। फिर अभी कितना हो रहा है? 25 सेकंड। ठीक है, अब मैंने फिर भी 10 सेकंड ज्यादा ले लिया हूं। टाइम इंटरवल क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल 15 सेकंड और मैं बोल देता हूं 16, तो इसमें डिफरेंस कितना हो गया? सिर्फ 1 सेकंड का। तो विद इन दैट टाइम इंटरवल आपका करंट कितना होगा? तो एट दैट इंस्टेंट ओनली, मतलब टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा है, मैं बोलूं 0.001 सेकंड, मतलब आप उसी टाइम पर बात कर रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल 15 सेकंड है, 15 सेकंड के प्लस 0.001 सेकंड, तो ऑलमोस्ट 15 सेकंड पर ही, यानी आप उस 15 सेकंड पर ही क्या निकाल रहे हो? करंट निकाल रहे हो। तो इंस्टेंटेनियस करंट,
इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस क्या हो गया? ठीक है, जिस टाइम पर आप बात कर रहे हो उसी टाइम में बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल पे आप बात कर रहे हो, करंट कितना होगा। तो अगर मैं लिमिट के फॉर्म में करता हूं, दिस करंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। याद रखिए, लिमिट में अगर फॉर्मूला दिया गया है तो इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, दिस फॉर्मूला कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फॉर्म। मतलब ये लिमिट वाला फॉर्मूला कैन बी इक्वल टू, याद रखो, दिस इज इक्विवेलेंट टू डी क्यू बाय, इसका भी मतलब यही है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें भी dt का मतलब क्या है? छोटू सा टाइम। इसमें dt का क्या मतलब है? छोटा सा टाइम। अंडरस्टूड? तो आप इसको भी ऐसे लिख लीजिए वहां पर। तो ये वाला भी आपका फॉर्मूला सही है, ये वाला भी सही है। ये कब हमको इस्तेमाल करना होता है? जब आपको चार्ज जो है ना, चार्ज का इक्वेशन दिया होगा टाइम डिपेंडेंट। याद करो, हम लोग ने काइनेमेटिक्स में किया हुआ है, नीट वाले। ऐसे कुछ दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपने को करंट मिल जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा, आप सुनो। तो यहां तक हो गया मेरा इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला। डेरिवेटिव भी आप याद रखिए। ये डेल टी टेंस टू जीरो का मतलब क्या है? कौन बताएगा? अभी मैंने बताया। इसका मतलब क्या है? टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो, इसका मतलब है जीरो के बहुत नजदीक है, यानी बहुत छोटा है, लेकिन जीरो नहीं है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अपॉन में जीरो कर दोगे अगर आप इसको तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है? कंडीशन क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम लोग को निकालना है उसी टाइम पर करंट कितना है, एट दैट इंस्टेंट। तो हम लोग को टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है? करंट इज एक्सप्रेस एज लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ डेल क्यू बाई ड्यू टू एज डेल टी टेंस टू। देखो, इसका मतलब ना कोई मैथ्स में भी आपको नहीं बताएगा कि इसका टेंस टू जीरो का क्या मतलब है। वहां पर मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं वैसे, जैसे वहां पर आप लोग जब लिमिट करोगे ना तो एच टेंस टू जीरो ऐसा आएगा। तो जहां पर भी मुझे एच को कैंसिल करना होता है वहां ऐसे ब्रैकेट में सिंस करके ऐसा, और फिर बाद में आप लिखते हो नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है लेकिन इसका? इफ इट इज टेंस टू जीरो मतलब इट इज वेरी नियर टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है। कहीं पर भी ऐसा आएगा तो आप ध्यान रखिएगा लिमिट वाले केस में। मीनिंग याद रहेगा इसका। तो मैथ्स की भाषा है ये जो आपको समझनी पड़ेगी। क्या? अरे भाई, पहले टाइम टी था तो चार्ज क्यू था, टाइम डेल टी बढ़ गया तो चार्ज भी डेल क्यू बढ़ गया। तो कितना चार्ज बढ़ा? डेल क्यू। कितने टाइम इंटरवल में? डेल टी। तो आपका इंस्टेंटेनियस करंट आ गया। ओके? आई का फॉर्मूला सभी बच्चे याद रखें। सिंपल सिंपल फॉर्म है इसका, क्यू अपॉन टी। इंस्टेंटेनियस करंट अगर मैं बात करूंगा तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और यू कैन राइट डेरिवेटिव वाला फॉर्म। क्या? इंस्टेंटेनियस करंट बोलेगा ना अपने को, फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट। समझे? तो आपको ऐसा डेरिवेटिव वाला करना। अच्छा, और कुछ यहां पर एग्जांपल्स दिया गया है, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो लाइटनिंग होती है ना बारिश के मौसम में, तो उसका करंट कितना होता है? जो चार्ज फ्लो ही करता है वो, तो कितना करंट जनरेट करता है वो? अबाउट 10,000 एम्पियर। कितना? 10,000 एम्पियर, इतना करंट। मतलब क्या हो गया? मालूम? समझ में आ रहा है? 10,000 कूलम एक सेकंड में फ्लो करता होगा। कितने सेकंड में? मैंने अभी आपको बताया था एम्पियर मतलब क्या होता है। कोई दूसरे बच्चे लोग आवाज नहीं करेंगे। कौन है रे? क्या हुआ तेरे को? जाना अंदर। मोटू खसक नहीं पा रहा है। एम्पियर मतलब कूलम पर सेकंड होता है। तो 10,000 कूलम पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा? 10,000। तब जाके 10,000 एम्पियर करंट बन रहा है। समझ गए? अच्छा, और हमारे घर में जो हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं, इधर पे करंट कितना फ्लो करता है? फ्यू एम्पियर्स। हाँ, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऐसे वायर के थ्रू जो हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं, फ्यू एम्पियर्स। ठीक है? अच्छा, हमारे पास बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। ठीक है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपके कौन कौन है? आपके कंप्यूटर है, समझ आ रहा है, उसके जो सर्किट्स होते हैं,
लैपटॉप है, फिर उसके बाद आपका चार्जर है, वो भी उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होता है। तो उसके अंदर जो करंट्स है वो मिली एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर्स या नैनो एम्पियर्स में हुआ करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये स्मॉलर यूनिट्स है। अंडरस्टूड? प्रीफिक्स किया हुआ है ना तुम लोग ने? स्टेट बोर्ड में नहीं कराया क्या मैंने प्रीफिक्स? हाँ, जो छोटे मोटे वो तो करवा दिया रहूँगा। ओके, तो यहां से ना ये पूरा कंक्लूजन में आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने बताया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, कंडक्टर्स भी हम लोग बात करेंगे। एक तो सॉलिड कंडक्टर्स हमारे पास होते हैं और हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। समझ आ रहा है? जो भी जो कैसे काम करते हैं, कंडक्टर की तरह काम करते हैं। तो आपको अगर ऐसे बोलेगा सॉलिड या मेटालिक कंडक्टर, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। उसके अंदर कौन बात कर रहा है? अगर आपके पास कोई सॉलिड मेटालिक कंडक्टर में बात करेगा, सॉलिड कंडक्टर के बारे में बात करेगा, वहां पर पूछेगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करने में कौन हेल्प करता है। अभी आपको ऑप्शंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है आपको आयंस, ठीक है। तीसरा कुछ बलता रहेगा, चौथा नन ऑफ दीज ऐसे करके रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, कंडक्टर्स के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या है? आपने एक पानी में NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया? तो यहां पर आपका Na प्लस आयन अलग हो जाएगा, Cl माइनस आयन अलग हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर मैं कोई कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल देता हूं इसके अंदर, इसको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, और यहां से मैं बैटरी लगा देता हूं, ठीक है। अब आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर चेक करना है कि करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा आपको? तो आप चाहे तो माइक्रो एम्पियर यहाँ पर मिली एमीटर वगैरह लगा सकते हैं, अदरवाइज एक सिंपली बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है। देखो बल्ब कब जलेगा? जब सर्किट कंप्लीट होगी। अब यहां से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप बैटरी ऑन करते हो, बल्ब चालू हो गया, इसका मतलब करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकल रहा है, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो सर्किट इज कंप्लीट। मतलब इस लिक्विड के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइट से भी पास हो रहा है ना करंट। अब इधर पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए? क्या यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तार में और ये ग्रेफाइट के रॉड में, लेकिन यहाँ कौन होंगे? आयंस होंगे। कौन होंगे? आयंस होंगे। अब ये सवाल आपको आ सकता है। अंडरस्टूड? नहीं समझे? इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फ्री आयंस होंगे। अंडरस्टूड? अच्छा सुनो, कैसे करते हैं अगर आप ऐसे पूछोगे सवाल, तो इसका जवाब सुनिए। ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का क्या है? पॉजिटिव है, और ये बैटरी का नेगेटिव है। बैटरी का पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये भी पूरा रॉड पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में से इस पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव। ये Cl माइनस आयन इधर भागेगा। अच्छा, क्लोरीन माइनस आयन को आप किस तरीके से देखते हो? क्लोरीन, सिर्फ अगर मैं क्लोरीन बोलूं तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। आप अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताओ, या ग्रुप नंबर से बता सकते हो। 7, 17 का 7। लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 7। अगर Cl माइनस अगर है इसके पास, इसके ऊपर चार्ज क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा होंगे या एक इलेक्ट्रॉन कम होंगे? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। सोचो क्यों? हाँ, ये लेने देने वाली कहानी मालूम है, 10th में भी बताया मैंने आपको, ठीक है। अगर आप किसी को दान करते हो, है ना, तो आपको ऊपर वाले की तरफ से पुण्य मिलता है, प्लस टिडिंग, प्लस पॉइंट, ठीक है। जैसे गेम नहीं खेलते हो, जाते जाते किसी को फोड़ दिया तो प्लस पॉइंट 500 प्लस 1000। हाँ, अच्छा आप सुनो, जैसे ही आप क्या करते हो, किसी को दान, ये इलेक्ट्रॉन दान करता है, इसके पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा रहता है।
ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, वो फकीर वाला एग्जांपल आपको याद होगा। हाँ, आप दो दोस्त लोग गए मस्जिद में, एक बाहर अंधा बैठा था कटोरा लेके, ठीक है, आपके दोस्त ने 1 रुपये डाल दिया, समझ आ रहा है, फिर नमाज पढ़ने चले गए। उसके बाद जब वापस रिटर्न आ रहे तो आपके दूसरे दोस्त ने बोले अंधा तो है, इसको क्या मालूम, 1 रुपये। अभी सुनो, जिसने दिया तो उसको तो पुण्य मिल गया, जिसने लिया उसको नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। वैसे इसके पीछे का कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिव चार्ज अगर दे देता है तो पहले क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? 0। मेरे पास 10 पॉजिटिव और 10, टोटल चार्ज मेरा, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब नेगेटिव मैंने एक कम कर दिया, तो मेरे पास अब 9 नेगेटिव हो गए और 10 पॉजिटिव हो गए। ज्यादा कौन हो गए? तो मेरा चार्ज देने के बाद, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, फॉर एग्जाम्पल 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वाला बढ़ जाएगा, इस वजह से नेगेटिव चार्ज आता है। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव और लेने के बाद। अच्छा, अब ये क्लोरीन के पास बताओ मुझे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तभी तो उसके पास नेगेटिव है। तो ये क्या करता है, इस रॉड के पास जाता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ देता है और खुद क्या बन जाता है? Cl। यानी इसका मैं Cl माइनस आयन जो है ना, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और फिर क्या बन जाता है? मतलब समझिए, वो 1 रुपये फकीर की प्लेट से उठाया था तो नेगेटिव था, लेकिन उसको लगा गया भाई ऊपर वाला देख रहा है, वापस जाके अगर उसमें रख दिया तो खत्म हो गया ना नेगेटिव। नहीं आई बात समझ में? तो यहां पर वो Cl में कैसे कन्वर्ट हो गया? एक इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने। सुनिएगा सभी बच्चे, अच्छा ऐसा एक बार नहीं होगा, 2 बार होगा। कितने बार होगा? 2 बार। क्यों होगा? क्योंकि क्लोरीन जो है ना Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे? तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करता हुआ इधर आया। ओके, आप सुनिए, इसका चार्ज क्या, ये मुझे बताओ, ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है कि नहीं? तो यहां पर नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, Na+ को आप कैसे देखते हैं? Na1+ है, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। उल्टा सोचो, प्लस है तो एक कम है उसके पास, हाँ, -1 इलेक्ट्रॉन। Na+ है ना? सुनो, नहीं नहीं नहीं, रुक जा। तो आप सुनो, इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिया वो इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आया, ये उधर जाएगा और क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, समझ आ रहा है? और हर एक कोई कमीना बनना चाहता है, कमीना मतलब कमी ना हो उसके पास, समझ आ रहा है? अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और Na बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Na। एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक्सेप्ट किया तो पुराना फिर वापस से क्या बन गया? Na बन गया। तो यहां पर आपका Na डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे। अच्छा, तो फ्लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां आता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगी कहानी, ऐसे ऐसे। लेकिन यहां पर क्या सच में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है? नहीं। यहां पर कौन? आयन। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कर रहा है? सोल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर आयंस कर रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा सवाल आया एमसीक्यू के अंदर तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? सॉलिड कंडक्टर के अंदर कौन होते हैं? सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है उनको। क्या बोला जाता है? डीलोकलाइज। डीलोकलाइज अपना लोकेशन वो चेंज कर सकते हैं, समझ आ रहा है? और क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब ये वाला पैराग्राफ पढ़ता हूं। हाँ, हाँ, तो एटम बन गया ना वो।
हाँ ना, तो वही तो Na+ है, Na+। ये मेरे पास Na+ है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये एक आयन है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अब वो एटम बन गया, तो एटम न्यूट्रल हो गया। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जब वो आयन बन जाएगा तब उस पर चार्ज आ जाता है। ठीक है, ओके। करंट कैन बी जनरेटेड बाय पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सुनो यहाँ पर, करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी बन सकता है और किसकी वजह से भी बन सकता है, नेगेटिव चार्ज। इन एन इलेक्ट्रोलाइट, देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट में, किधर पे बात कर रहा हूँ, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अभी बताया मैं आपको, बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज टेक पार्ट इन द कंडक्शन, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, याद करो। इधर ये वाला रॉड की तरफ कौन आ रहा था, नेगेटिव वाला चार्ज, ये वाले रॉड की तरफ कौन आ रहा था, तो दोनों कर रहे हैं ना पार्टिसिपेट। ऐसा तो नहीं आयने बोलता है जा मैं नहीं करता तू अकेला देख ले, ऐसे होगा नहीं भाई काम। ठीक है, एक के काम करने से काम चलेगा, दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मेटल के अंदर, ये तो इलेक्ट्रोलाइट में हो गया, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को। ठीक है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट में फ्लो करेगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपको ध्यान रखना है, मेटल में कौन, या मेटल के कंडक्टर के अंदर कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोलाइट में कौन, आयंस, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोल सकते हैं या आयंस बोल सकते हैं। These electron flow and generate a net current under the action of applied electric field। अब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आप बैटरी कनेक्ट करते हो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है वो सब आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू टू फ्लो इन द स्टेडी करंट, सच स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड आर जनरेटेड बाय सेल्स एंड बैटरीज। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है तो आपको सिर्फ एक तार के अक्रॉस में एक बैटरी लगा दो या सेल लगा दो, बैटरी लगा दो या तो सेल लगा दो। तो इस पैराग्राफ का कंक्लूजन आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आयंस, समझ आ रहा है, पॉजिटिवली और पॉजिटिवली चार्ज आयंस और दोनों। और कंडक्टर के अंदर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, खत्म हो गई बात, कंक्लूजन यही है पूरा इसका। ठीक है, सवाल इसी पर बनेगा। अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम लोग सर्किट की बात करते हैं बच्चों, तो आपको करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन हमने क्या लिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा सिर्फ शॉर्ट में इतना बना के रखोगे ना आप यहां पर, तो आपको याद रहेगा। क्या डायरेक्शन है करंट का बताओ, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू दी, समझ आ गया, नहीं आया समझ में, क्लियर है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यू में भी सवाल आ सकता है, ये इसके अंदर जो दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है मालूम है, अगर मैं इधर पे कोई कंडक्टर बना दूं ऐसे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बच्चों नेगेटिव, जैसे ही आप बैटरी लगाते हो, कि ये कोई तार है, मैं जूम करके बता रहा हूं, यहां पर हमारे पास कोई एक क्या है, तार है, आगे चल के भी कहानी बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, बताओ ये इस तरफ भागना चाहिए या इस तरफ भागना चाहिए, इस तरफ भागेगा, ये कहां भागेगा, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट, हाँ ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे फ्लो करेगा ये, तो मतलब क्या बोलोगे, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द, वो भी सर्किट में बात कर रहे हैं, इनसाइड द बैटरी नहीं बात करना है, मतलब ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे, इसमें भी समझने का फेर है। सिर्फ नेगेटिव टू पॉजिटिव बोलोगे तो आप बोलोगे अच्छा यहां से यहां, नहीं, नेगेटिव से सर्किट में जाएगा और फिर पॉजिटिव में पहुंचे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट, फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू, ओके। अब हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज यहां फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कहां फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, प्रोटॉन नहीं मूव करता है, वही रहता है वो। ठीक है, ऐसा साइन कन्वेंशन के लिए लिया जाता है, नेगेटिव इधर फ्लो कर रहा है तो उतना ही पॉजिटिव उसके अपोजिट फ्लो करेगा। अच्छा, तो करंट और पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। देखो करंट और पॉजिटिव का डायरेक्शन क्या हो गया, अब यहां पढ़ो,
डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्किट, डायरेक्शन ऑफ करंट in the circuit is drawn in the direction in which positively charged particles. अब इसको कंपेयर कहां से कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं. पॉजिटिव चार्ज तो था ही नहीं हमारे पास. अभी याद करो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग ने क्या बात किया था, जरा याद करना. ये इलेक्ट्रोलाइट में बात करना, Na प्लस Cl माइनस. ठीक है, Na प्लस इधर भागा था और ये इधर आया था. तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है ना. नेगेटिव चार्ज के, नेगेटिव के अपोजिट कौन होता है? करंट. और पॉजिटिव के साथ में कौन होगा? करंट. मतलब क्या हुआ? करंट का डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा, और नेगेटिव चार्ज का अपोजिट रहता है. तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्ट रहता है. समझ आ रहा है? मतलब पैरेलल रहता है, ऐसे बोल सकते हो आप. तो इधर ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना. डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट इज ड्रॉन इन द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वुड मूव इवन इफ द करंट इज कंस्टिट्यूटेड बाय. भले ही करंट कौन बना रहा है? इलेक्ट्रॉन बना रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट रहेगा. तो अभी सिंपल फाइनल कंक्लूजन. ठीक है, आप यहां पर ना साइड में ऐसे लिख लेना. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, ठीक है, तो और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा? सॉरी, इसको पीछे ले लेता हूं. पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इधर होगा और करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा? ये फाइनल कंक्लूजन हो गया. भले ही करंट कौन बना रहा है? इलेक्ट्रॉन. एक कंडक्टर के अंदर करंट कौन बनाएगा? इलेक्ट्रॉन. लेकिन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन होगा. ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है. सर्किट के अंदर कैसे बोला जाता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है, बैटरी के रिस्पेक्ट में आप ऐसे बोल सकते हो और चार्ज के रिस्पेक्ट में ऐसे बोलना है. पूरा कंक्लूजन समझ में आ गया पैराग्राफ का? क्या बोला? करंट का डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में? बताओ. इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो. इलेक्ट्रॉन के, ये सब हमारा बेसिक चीज है, आगे चल के जब 12th में भी चैप्टर पढ़ोगे तो ये सब चीज काम आने वाली है. करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट. चलो, पॉजिटिव चार्ज और करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, सेम रहेगा. अंडरस्टूड? सिर्फ इतना लिखोगे तो कंक्लूजन हो गया, बना लो वहां पर आप. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले ड्रिफ्ट स्पीड. क्या बात करने वाले? अच्छा, ड्रिफ्ट स्पीड का ना इसके अंदर कोई डेफिनेशन जैसा नहीं दिया है अगर आप पढ़ोगे तो, लेकिन मैं अभी आपको ड्रिफ्ट स्पीड का डेफिनेशन लिखवा दूंगा. ए, लेकिन हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड समझ लेते हैं क्या है. देखो, एक कोई कंडक्टर है, ये कोई तार है. तार देखा है आपने? उसको काट लो ऐसे, कैसा रहेगा? ये सिलेंड्रिकल कुछ ऐसे ही दिखाई देगा. बोले सर इतना बड़ा, जूम कर दिया आपने उसको. क्या कर दिया? जूम कर दिया ऐसे. बहुत छोटा सा था ये, समझ आ रहा है? इसको जूम कर दिया ऐसे. अब अंदर की कहानी बात करना है. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते लेकिन हम बात कर रहे हैं उसकी. इलेक्ट्रॉन जब तक इस तार को हम लोग ने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तो इधर आ, फर्स्ट बेंच पे आ. सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में. कैसे मोशन में? और अगर आप देखोगे तो यहां पर हम लोग अभी पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के लिए? इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, आप बोलेंगे सर उसका पॉजिटिव चार्ज का क्या? पॉजिटिव चार्ज सिर्फ समझने के लिए लिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है. अच्छा, सब रैंडम मोशन में, ध्यान रखिएगा. अब होता क्या है बच्चों, जब हम लोग
इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जब हम लोग इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको बताना है ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागना शुरू करेंगे, उस तरफ या इस तरफ। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड ना, बराबर, क्यों, रीजन? वेरी गुड। ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होंगे ना, नहीं समझे बात को, इधर अट्रैक्ट होंगे। तो बेसिकली जैसे ये रैंडम मोशन में थे ऐसे जा रहा था, लेकिन जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो ये इधर मूव करने लगे। लेकिन इतना आसान नहीं है अंदर मूव करना, यार रास्ता खुला है क्या अंदर? ये इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारी बाधाएं आएंगी बीच में, रास्ता खुला नहीं है, ऐसे खाली ट्यूब नहीं है ये कि भाई फ्लो करना चालू कर दिया। अब वहां रास्ते में कौन कौन बैठे हैं, सुनो बात को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसी एटम का है, लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन, उसका न्यूक्लियस होगा, नहीं आ रहा है? अगर वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो बाकी कौन बचा, उसका आयन बना। अभी एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दो कोई एक एटम में से तो बचा कौन, पॉजिटिवली चार्ज आयन बचा। अच्छा, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऐसे बैठे नहीं होते जैसे आप बैठे हुए, वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट। जितना ज्यादा आप हीट करोगे उतना ज्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं वो। तो रास्ता आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जैसे बैठे हो, मेरे को अगर उस तरफ जाना है ऐसे, समझ आ रहा है, और ऐसे ऐसे आप वाइब्रेट भी कर रहे हो, है ना? तो रास्ता मेरे को लग रहा है यहां से ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे। अब जैसे जैसे गैप मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन उस तरीके से भागेगा। आप सुनो, तो नेट फ्लो जो है ना वो उस तरफ होगा, क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज हूं तो वो पॉजिटिव चार्ज मुझे बुला रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये बैटरी से पॉजिटिव से कनेक्ट है ना। तो मान लीजिए उस तरफ पॉजिटिव क्या नाम है, टर्मिनल है बैटरी का उस दीवार पे, और मैं नेगेटिवली चार्ज, तो मेरा अट्रैक्शन उस तरफ होगा, लेकिन मैं ऐसा सीधा सीधा नहीं भाग पाऊंगा, क्यों? रास्ते में बाधाएं बहुत है। समझ आ रहा है? तो आप सुनो, और मैं अकेला नहीं हूं इस रेस में, इतने सारे लोग हैं, अब सबको दौड़ना है उधर ही, पॉजिटिव की तरफ जाना है। अब रास्ते में रुकावट बहुत सारे, कौन है रास्ते में? आयंस है, एटम्स है, दूसरे इलेक्ट्रॉन है। अंडरस्टूड? तो अभी सुनो, हम क्या करते हैं, इस दिशा में ऐसे भागता हूं, इससे अभी आंख तो है नहीं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के पास आंख नहीं है, ठीक है? तो ये ऐसे जाता है, एक एटम से टकरा जाता है, इस तरफ भागा, फिर वापस से, समझ आ रहा है उसका डायरेक्शन, इधर टकराया ऐसे भाग गया, जाना उधर है, जाना किधर है? उधर सामने, लेकिन ये इससे टकरा गया, फिर इधर भागा, फिर उससे टकरा गया, नहीं आ रही बात समझ में? उसके बाद फिर इधर रिटर्न आ गया, फिर भागता है तो इससे टकरा गया। आप सुनो बात को, फाइनली ये ऐसे ऐसे करते करते ये यहां था, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, मतलब इधर गया, टकराया, उधर गया, उससे टकराया, इधर टकराया, इधर आ गया, लेकिन फाइनली अगर देखे तो यहां से यहां खसक गया, ये ड्रिफ्ट हुआ। क्या हुआ? नहीं आ रही बात? खसका ना आगे की तरफ। जैसे मैं इधर बात करता हूं, ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है ये मैं समझा रहा हूं आपको। ये वाला इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल बैटरी कनेक्ट किया, उधर भागना है अपने को, भागता है, किसी से टकरा जाता है, फिर इधर आ जाता है, ठीक है, फिर भागता है, किसी से टकरा जाता है, फिर इधर आ जाता है। अब फाइनली देखना, मैं टकरा रहा हूँ, यहां से मैंने मूव करना शुरू किया था, ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल इधर भागता हूँ, इधर किसी से टकरा जाता हूँ, इधर आ जाता हूँ, ठीक है, फिर भागता हूँ कहीं पर, तो देखो फाइनली ऐसे टकराते टकराते आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आप ड्रिफ्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? नहीं आ रही बात समझ में? हम लोग को इसकी बात करना है, ड्रिफ्ट स्पीड की बात करना है। किसकी बात करना है? खसकने की, जो आगे खसकने की जो स्पीड है उसकी बात करना है, ठीक है? तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, रैंडम वेलोसिटी क्या होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। रैंडम कौन सी है? जो मैं रैंडम मोशन में, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस तरफ बहुत तेजी से गया लेकिन टकरा के इधर आ गया, ठीक है, फिर इधर बहुत तेजी से गया, टकरा के वापस थोड़ा ही आगे खसका, तो जो मैं एक कोलिजन के बीच में, दो टकराव के बीच में मेरी जो स्पीड है रैंडम वाली, वो रैंडम वेलोसिटी होगी। और फाइनली टकराव करा के मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ रहा हूं, तो देखो टाइम बहुत ज्यादा लिया मैंने, लेकिन खसका थोड़ा सा ही, तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी? बहुत ही कम होगी। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी आपकी? बहुत ही
लेकिन रैंडम वेलोसिटी आपकी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दो तरीके की वेलोसिटी होती है, एक कौन सी होती है, रैंडम मोशन में जो वेलोसिटी होगी वो रैंडम वेलोसिटी, वो जो कि बहुत ज्यादा होती है। और ड्रिफ्ट कौन सी होगी, फाइनली आप इधर उधर टकरा के आप फाइनली कितना खस के डिवाइड बाय टाइम करेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, ड्रिफ्ट स्पीड मिलेगा। और ड्रिफ्ट स्पीड आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बहुत ही कम होती है। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वाली कम होती है, रैंडम वाली ज्यादा होती है। ड्रिफ्ट वाली, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, फाइनली जो है ना, आप ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर उधर टकरा के इधर पहुंच जाएगा, कितना लेंथ कवर कर लेगा, एल लेंथ कवर कर लेगा। ठीक है, अब अपने को आगे चल के इसका फॉर्मूला निकालना है, वीडी का फॉर्मूला। मैं सिर्फ यहां पर आपको एक कुछ नंबर दे रहा हूं, जरा इसको हाईलाइट कर लेना। ये देखो, ड्रिफ्ट स्पीड कितना बोल रहा है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से लेकर 10⁻⁻⁵, जो कि बहुत ही कम दिखाई दे रही है। कितना है, 10⁻⁴ से लेकर कितनी हो सकती है, कौन से तार में, कॉपर वाला तार है ना, कॉपर का तार, उसके अंदर आगे खसकने वाली स्पीड। whereas the electron random speed is of the order of 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। देखो कितनी ज्यादा है, 10 का पावर +6 है, मतलब एक के आगे आप 6 जीरो लगा दो। नहीं आ रही बात समझ में। और 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁻⁵, यानी 1/10,000 बोल सकते हो। समझ आ रहा है, 1/1 लाख बोल सकते हो। तो 1/, में है ये, यानी मैं अगर आपको बोलूं इसको नंबर में लिखोगे आप तो 0 पॉइंट, देखो पॉइंट अगर मैं क्या करूंगा, 4 आगे करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर -4, तो 0.0001 है ये। और ये वाला इतना है। ऐसे नंबर लिख लो तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। 10⁻⁻⁴ मतलब बहुत ही छोटा नंबर है। ये 10⁻⁶ मतलब कितना बड़ा नंबर है ये। अब बताओ इसका कंक्लूजन, इस पैराग्राफ का कंक्लूजन, रैंडम स्पीड बड़ी होती है या क्या नाम है, ड्रिफ्ट स्पीड, और बहुत बड़ा होता है। समझ आ रहा है, ये कहां पर बात कर रहे हैं अपन, 10⁻⁶ में बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है। और ये ऑफ दी ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर निकालना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, रेशियो निकाल लोगे समझ में आ जाएगा आपको। ए वीडी लिख देता हूं और वी आर लिख देता हूं। अच्छा बड़ा कौन है, वी आर है ना, वी आर अपॉन वीडी। तो वी आर आप रख दो 10⁻⁶, और इसमें से कोई एक वैल्यू चूज कर लो, 10⁻⁻⁴, है ना। और अगर -5 रखूंगा तो मतलब क्या हो गया, रेंज 10⁻10 टू 10⁻11 टाइम्स। ए रैंडम वाला कितना बड़ा होगा, 10⁻10 टाइम्स, और 10 अगर ये 10⁻⁻⁴ में है तो 10⁻10 टाइम्स हो रहा है, और अगर -5 है तो 10⁻11 टाइम्स हो रहा है। कुछ आई बात समझ में। फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन, वी आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, वेरी 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 ग्रेटर देन वीडी। ए दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। इस पूरे पैराग्राफ का फाइनल कंक्लूजन है। ड्रिफ्ट स्पीड कौन सी हो गई बच्चों, आगे खसकने की स्पीड हो गई। लेकिन ये कैसे स्पीड होती है, आपको पता है कि ये बहुत तेजी से भागेगा, टकरा के वापस पीछे आ जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते थोड़ा तो आगे बढ़ जाएगा, फिर वो डिस्टेंस डिवाइड बाय जो भी टाइम आप ले रहे हो करेंगे तो आपका स्पीड क्या आता है, बहुत ही कम आता है। 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ इसी कॉपर के तार के लिए। अब ड्रिफ्ट हमको समझ में आ गया, कौन बड़ा कौन छोटा समझ में आ गया। यहां पर अब हम लोग आगे करने जा रहे हैं बच्चों, ये एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड का। क्या करने जा रहे हैं, फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। आ जाओ उसको करते हैं।
यहां पर आप लोग कुछ फॉर्मूला देख रहे हो, ये फॉर्मूला निकालना है आपको, एग्जाम में डिराइव करने के लिए बोल सकता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड, क्या पूछेगा? ड्रिफ्ट स्पीड का क्या निकालो, फॉर्मूला निकालो। कैसे निकालेंगे? आ जाओ, इसका टिक मार्किंग लिखें। ये इधर क्वेश्चन लिख लो आप। क्वेश्चन क्या लिखोगे? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, इसको लिख के रखो। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड, यहीं पर मैं आंसर बता रहा हूं, पॉइंट मार्क करिएगा इसी में। बाद में आप डाइजेस्ट में से भी देख सकते हो किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे हम। तमन्ना मुद्दतों से है, जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं। ओके, इस डायग्राम में थोड़ा सा एक आपको एडिशन करना है, वो ये है कि आपको बैटरी कनेक्ट करना है। ये डायग्राम सबसे पहले आप बनाएंगे। ये डायग्राम में इसका आंसर आप लिखिएगा बाद में। हाँ, अभी जो मैं यहां पर मार्किंग दे रहा हूं ऐसे कर लीजिए, इसमें कुछ चेंजेस करना है आपको। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, ये बैटरी लगा लीजिए सभी बच्चे। कर लिया इतना? क्या आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन किस तरफ खसकेगा? ओके, तो ड्रिफ्ट स्पीड किस तरफ होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरफ होगी? पॉजिटिव की तरफ। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेगा, है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी तरफ होगी। तो देखो यहां पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है वीडी लिखा हुआ है और उसके ऊपर एरो राइट साइड में दिया हुआ है, तो ड्रिफ्ट का डायरेक्शन किधर हो गया? इस तरफ हो गया। समझे? ड्रिफ्ट का डायरेक्शन किधर हो गया? जहां वो खसकेगा। ये इलेक्ट्रॉन किधर खसकेगा? बैटरी का पॉजिटिव इधर है, समझ आ रहा है? इधर खसकेगा, तो ड्रिफ्ट का डायरेक्शन इधर हो गया। और करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। वेरी गुड, तो इलेक्ट्रॉन उधर खसक रहा है, करंट इधर खसकेगा। सही है, देखो एरो देख लो आप, करंट इस तरफ जा रहा है। तो ये आपको कब समझ आएगा? जब बैटरी लगाओगे। ये कब समझ आएगा? बैटरी लगाओगे तभी तो पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो कर रहा है, फिर ड्रिफ्ट पता चलेगा, फिर करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बच्चों, कोई अगर चार्ज पार्टिकल मेरे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, किधर होता है? और अगर मेरे पास कोई दो प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज और ये क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से लेकर वो किधर जाता है? अच्छा, अब बैटरी है मेरे पास, ये दो प्लेट है, तो लेकिन सर्किट में जाना पड़ेगा अपने को। पॉजिटिवली चार्ज ये हो गया और ये नेगेटिव चार्ज, तो सर्किट में जाने का पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया इधर पे, ये देखो ये डायरेक्शन, तो आपको इसके नीचे ये तीनों का डायरेक्शन बता देना है। क्या लिखोगे आप एग्जाम में कैसे करोगे? आप सिर्फ ई लिखो, क्या लिखो, और एरो ऐसे बना दो, वीडी लिखो, एरो इस तरफ बना दो, आई लिख दो, एरो इस तरफ बना दो, खत्म हो गई कहानी। पहले बताओ इतने डायरेक्शन समझ आया आपको? एक बार वापस से मैं दोहरा दे रहा हूं, फिर पूछता हूं सवाल। हमारे पास एक तार है, ठीक है, जो आप ये देख रहे हो एक तार का टुकड़ा है, कॉपर का टुकड़ा, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है।
रैंडम मूव कर रहे थे, जैसे ही बैटरी लगाया तो उसकी सबकी दिशा क्या हो गई, सेम हो गई। कहाँ भागेंगे ये, किसके तरफ कसकेंगे, पॉजिटिव की तरफ। बैटरी का पॉजिटिव मैंने इधर लगाया हुआ है, तो दिस इज माय पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और जो बड़ी लाइन बनाते हैं ना आप, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखना है अपने को। तो इलेक्ट्रॉन उधर भागेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर होगी, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन भागेगा, समझे। अच्छा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, करंट इस तरफ बनेगा, साइन कन्वेंशन बात कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। देख लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो इस तरफ अप्लाई किया, यानी वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैं क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बात कर रहा हूं, सुनिए सुनिए। बैटरी कनेक्ट करोगे ना, तो आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, क्या कर दिया। अगर मैंने ये दो प्लेट के बीच में, ये दो प्लेट है आपके पास, कोई मेटल की दो प्लेट ले लो, बैटरी का पॉजिटिव दे दो और इसको बैटरी का, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और ये क्या हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अगर मैं इसके बीच में कोई नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, ये कहां भागेगा बताओ, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब क्या है मालूम है, ये जैसे ही आप कोई कुछ बोल रहे हैं यहां पर, ए बात मत कर, इधर देख। जैसे आप यहां पर बैटरी लगाते हो, तो आप बैटरी, ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट टू। तो ये क्या फील करते हैं, एक फील्ड फील करते हैं, क्या फील करते हैं, एक, ये कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन भागता है, आई बात समझ में। तो इस तार के अंदर ना एक फील्ड आ रही है, जिसको इलेक्ट्रॉन फील करके भाग रहा है किधर पे, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ। कहां भाग रहा है, पॉजिटिव की तरफ, अंडरस्टूड। ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये वाली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो इस तार के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है भाई वहां तो कोई तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, उधर भागना पड़ेगा, ये उधर भागता है, अंडरस्टूड। तो यहां पर आपको तीन चीजें बात करनी है। जैसे ही आप किसी तार को बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो आपको करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आप बता दीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, बैटरी के रिस्पेक्ट में बताओ, चलो बैटरी से बताना आपको, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का क्या डायरेक्शन था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ड्रिफ्ट भी उसी का ही होगा ना। करंट का डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट का सेम होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। खत्म हो गई ना कहानी, याद हुआ कि नहीं याद हुआ क्या बोल रहा हूं मैं, चलो। ये डायग्राम में इतना चेंजेस कर लिया ना, ओके। अब आपको क्या करना है, कंसीडर ए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वीडी से, कितने से। तो इट इज अज्यूम दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन मूव विद सेम स्पीड, सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, वीडी है। एंड करंट आई इज सेम थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ये पहला पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं। मतलब कोई एरिया, ए एरिया से जब क्या नाम है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो जो करंट बनेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, सारे एरिया से, चाहे ये एरिया हो चाहे ये एरिया हो, कोई भी एरिया हो वायर का, उधर से करंट क्या है, सेम है। इतना हमने कंसिडर कर लिया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, वायर का लेंथ। आप मान लीजिए ये जो तार है ना आपके पास, इसका लेंथ देखो ऊपर लिखा है डायग्राम में L,
पूरे वायर का लेंथ ले लेने का, उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा बताया हुआ, पूरे वायर का लेंथ ले लो L। कंसीडर द लेंथ ऑफ द वायर इज L, ऐसे करके ले लीजिए। इसके आगे यही ले लीजिए, N बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ऑफ द वायर नहीं लिखे तभी भी चलेगा, लेकिन इसको लिख लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? आप बोलेंगे सर ये स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन का पूरा नाम याद रखना, ये सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। अब इसका क्या मतलब होता है? यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। मतलब ए सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरे क्लासरूम के अंदर, ठीक है, मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स है, कितने हैं? 30 है। तो ये पूरा क्लासरूम का वॉल्यूम बड़ा है, उसमें 30 लोग हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यूनिट वॉल्यूम में बात करता हूँ। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम मान लीजिए एक बेंच जो है वो मान लीजिए क्या है, यूनिट वॉल्यूम है आपका, मान ले रहा हूं ऐसे। यूनिट वॉल्यूम आपका कितना है, तो उसमें कितने लोग हैं? ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर सब पे बराबर बराबर रहेंगे तो एक पे 4 लोग, तो दैट इज व्हाट यूनिट वॉल्यूम में कितने लोग हैं। तो मैं वही बोल रहा हूं, इस पूरे तार में, इस पूरे तार का वॉल्यूम कुछ हो सकता है, इसका यूनिट वॉल्यूम आप मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए इसका क्या है, यूनिट वॉल्यूम। अब बोले सर यूनिट वॉल्यूम क्या? एसआई में अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1 मीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। सीजीएस में बात कर रहा हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो यूनिट वॉल्यूम समझ में आ रहा है क्या होता है? यूनिट मतलब 1, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब और या तो सेंटीमीटर क्यूब। तो एसआई में बात करो तो 1 मीटर क्यूब इज योर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मान लीजिए 10⁸ है, कितने हैं? 10⁸ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक के आगे 8 जीरो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये यूनिट वॉल्यूम, ये बात कर रहा है, ये स्मॉल एन होता है। तो स्मॉल एन कौन हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। आई होप समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों कि एक बेंच पे आपको मालूम है 4 स्टूडेंट बैठते हैं, ठीक है, मैं आपको अगर ये बोलूं कि 10 में कितने बैठेंगे, 10 बेंच पे कितने बैठेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? सुनो, मैं अगर बोलता हूं यूनिट वॉल्यूम में एन है, यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, तो आप बताओ, आप बताओ वी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये कैपिटल एन कौन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कौन है ये? कितने में? वी वॉल्यूम में। आपको पता है यूनिट वॉल्यूम में कितने थे? एन, तो वी वॉल्यूम में कितने होंगे? एन वी। अब इतनी कहानी समझ आई? ठीक है, सबको धीमे धीमे समझ में आएगा, एक बार में समझ नहीं आएगा। सुनो, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर इधर भेज दिया तो क्या बन गया? ये कौन है अभी? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू जितना भी वॉल्यूम में आपको निकालना है उतना। अगर आपको यूनिट वॉल्यूम का पता है तो आप कितने भी वी वॉल्यूम का निकाल सकते हो। तो इनटू कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या हुआ? एन इंटू वी। एन कौन है? स्मॉल एन कौन है? इनटू अगर मैं वी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको इस पूरे वॉल्यूम में, इस पूरे तार के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है पता करना है, तो आप क्या करोगे? आपको यूनिट वॉल्यूम का पता होना चाहिए और इस पूरे तार का क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम। कोई मुझे बताएगा इसका शेप कैसा है? इस तार का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल, वेरी गुड। कैसा है? ये सिलेंडर ऐसे बना दूं, ये एरिया ए, इसका लेंथ एल। कोई बता सकता है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला? किधर है? इधर कौआ नहीं, बोलो कौन बताएगा फॉर्मूला इसका? अच्छा, ओके ओके ओके,
अब बताओ पाई आर स्क्वायर, एक्चुअल में ना किसी ने आपको ये नहीं बताया कि फॉर्मूला बनता कैसे, आपने बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद किया पाई आर स्क्वायर एच। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो बेस वाला एरिया होता है ना, ये आप इसको इस हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मिलता है। ये बेस वाला एरिया हो गया, जब इसको आप हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे सिलेंडर का क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। तो इसका एरिया ये सर्कुलर है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। आपने ऐसा फॉर्मूला रट्टा मारा हुआ है, सही है ना। आप सुनिए, आप उसी टेक्निक के हिसाब से अगर मैं ये बोल दूं कि ये एरिया ए है और इसका लेंथ एल है, तो आप इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनाओगे, ए इंटू एल। तो आपको समझ में आया अभी फॉर्मूला क्या है। मैं इधर कुछ भी लिख दूं, मैं इधर एच लिख दूं, ए इंटू एच बोलोगे आप, नहीं आ रही बात समझ में। मैं इस एरिया को एस सिंबल दे दूं, आप एस इंटू एल बोलोगे। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे बनता है। समझ आ रहा है, ये वाला एरिया इंटू हाइट करेंगे, समझ आ रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू जब हाइट करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर समझ आ गया, ए एल कौन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। अब मुझे आप बता सकते हैं बच्चों, आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दिया, इस v की जगह क्या आ सकता है, वॉल्यूम की जगह ए इंटू एल क्यों आया, रीजन सभी बच्चों को पता है क्या, ए पीछे बॉयज, वॉल्यूम की जगह ए इंटू एल क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, एरिया इंटू हाइट होता है ना, एरिया इंटू लेंथ। अब सुनो, टोटल इलेक्ट्रॉन इस पूरे वायर में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन कितना है, नाल। कैपिटल एन इज व्हाट, एन इंटू वी, वी की जगह ए एल रख दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाल। अब उसके आगे की कहानी, चार्ज की बात करना है। एक इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चले जाओ, अभी केमिस्ट्री हम लोग ने शुरू किया है, वहां पर याद करो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का सिंबल क्या था, या नंबर बताओ। चलो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नो मास है उसका 1.602 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। वैसे लिखते कौलम, पढ़ते कूलम ही, बराबर ना। 1.602 10⁻⁻⁹ कूलम। क्या आपको याद है, इसके लिए एक सिंबल भी लिखा था अपन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन सेम होता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन एक सिंबल इस्तेमाल किया था। किसी को याद आ रहा है, किसी को याद आ रहा है, ई, स्मॉल ई, स्मॉल ई। ए स्मॉल ई कौन था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था। नहीं याद आ रहा है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जाके वो टेबल में देखो, याद रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, दो इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तीन इलेक्ट्रॉन पे, कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन पे, एन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन पे एन ई। ये देखो सुनो, बहुत सिंपल है, ए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, 1 ही बोल सकते हो आप, दो पे कितना होगा, तीन पे, एन इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा। अच्छा सुनो, टोटल चार्ज, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है एन, और हर एक के पास चार्ज कितना ई, तो एन इंटू ये कौन आ गया, टोटल चार्ज कौन हो गया ये, और कैपिटल एन हमने निकाला नाल, तो चार्ज कितना हो गया, नाली। ए सुनो, तो क्यू कितना आ गया हमारा, तो टोटल चार्ज, अब सुनो बहुत सिंपल है, पूरी कहानी आपसे पूछ लेता हूं। हमारे पास एक तार है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, जितने इलेक्ट्रॉन होगा उसको ई से मल्टीप्लाई करना, टोटल चार्ज मिल जाएगा।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें यूनिट वॉल्यूम में कितना क्या नाम है इलेक्ट्रॉन होगा, वो कितना निकल कर आया। यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंबल बताना सिर्फ। यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं समझ नहीं पा रहे आप, सवाल नहीं समझ पा रहे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम। इधर आ, सही एक लात मारूंगा सीधा जाएगा अंधेरी। समझे नहीं आप, इसमें सारे सिंबल पता होना चाहिए आपको। कैपिटल एम इज जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये पूछ रहा था मैं आपसे। V इज दी वॉल्यूम ऑफ दी कंडक्टर, ये पूरा जो तार है ना उसका टोटल वॉल्यूम है, जो कि आपका A इंटू एल आता है। समझे? Q कौन है, इस पूरे तार में कितने इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन है, तो उसका चार्ज कितना होगा, N, और N इज इक्वल टू नाल निकाला हुआ है, तो टोटल चार्ज आपका नाल ही आ गया। समझे? सवाल अभी सुनिए, सिंबल पूछ रहा हूं मैं आपसे। इस पूरे तार के अंदर हमको चार्ज निकालना है, फिर बाद में अपन अभी आगे VD की बात करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, सिंबल बताइए, स्मॉल एन। ठीक है, पूरे तार को अगर आप देख रहे हो यहां पर, उसका ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं इसको। ये वाला एरिया कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि आप जब इसको कट करते हो कहीं से तो जो एरिया दिखाई देता है दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ दी वायर। इसका वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू एल, सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल है, एरिया इंटू लेंथ, A इंटू एल हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? A इंटू एल इज दी वॉल्यूम ऑफ दी कंडक्टर। अच्छा आप सुनिए, अगर आपके पास यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n यूनिट वॉल्यूम में, और V वॉल्यूम आपको पता है टोटल वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैपिटल N क्या होगा, और V किसके बराबर है, तो नाल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन V वॉल्यूम इज, आप बोल सकते स्मॉल n इंटू वी, और V की जगह AL रखा तो नाल हो गया। अच्छा, इस पूरे कंडक्टर के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैपिटल N, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन है। एक के पास चार्ज कितना होता है, E, पूरे N इलेक्ट्रॉन के पास कितना होगा, कैपिटल N, N, और N की जगह नाल आ जाएगा, तो Q कितना आ गया, नाल ही आ गया। समझ आ गई कहानी? ओके, आगे बात करते हैं। देखो यहां पर आपको क्या करना है, ये पूरा, अब मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूं। थर्ड पॉइंट करिएगा, 2 पॉइंट आपने मार्क कर लिया ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लेंथ L ऑफ द कंडक्टर वायर इज नाल। अब बताओ ये नाल कैसे आया, आपको समझ आया क्या? साइड में लिख के रखो इसको, ये बताया नहीं गया यहां पर कि नाल कैसे आएगा, ये नाल आया कैसे, ये नहीं बताया गया। थर्ड पॉइंट में हो गया ये, आप इसको थर्ड पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, अच्छा आप याद करो, मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या निकाला, चार्ज निकाला। ठीक है, तो आप चार्ज में भी ये वाला पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो। द टोटल चार्ज इन द लेंथ L वायर इज नाली, तो ये नाली कहां से आई, पहले N इंटू ई आया, फिर उसके बाद क्या आया, समझ गए? थर्ड पॉइंट में आप इसको इंक्लूड करो, फोर्थ पॉइंट में आप ये दोनों स्टेप लिखो, डायरेक्ट ये वाला मत लिखो, ये लिखो फिर ये लिखो। इतना समझ आया? आगे सुनो, यहां पर आई का फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है? ओके, अब अगला स्टेप, 4 पॉइंट हमारे हो चुके, ये वाला फॉर्मूला निकाल चुके हम। ठीक है, आगे सुनो, ये सब लिखने का नहीं, मैं बता रहा हूं डायरेक्टली, अपने को VD निकालना है डायरेक्ट। ये स्टेप भी लिखने की, T इज इक्वल टू L बाई VD लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। चार हो चुके थे, फिफ्थ पॉइंट लिखना क्या आपको ये फॉर्मूला पता है ना? अच्छा, Q इज इक्वल टू जो नाली निकला ना, उसको नंबर 1 दे दो, आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो।
नाली जो निकला ना उसको 1 दे दीजिए। और ये सब ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, इधर पे लिखो फ्रॉम 1 n। नहीं रे, स्पीड का फॉर्मूला बता सकते हो क्या बच्चों आप? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं, ठीक है, ये हमारे पास तार था, एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहां से चला और वहां तक खसका, ठीक है, टकराया, फिर आगे बढ़ा, टकराया, ऐसे करते करते इस एंड तक पहुंच गया, यहां से यहां तक पहुंच गया, तो कितना डिस्टेंस कवर करा? L। मान लीजिए टी टाइम में करता है, कितने टाइम में? तो आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना होगा? L। और टाइम कितना लिया उसने? तो ये टी को अगर यहां भेजूं और इसको यहां भेजूं तो टी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ये ब्रैकेट में लिखने का सेंस, L इज इक्वल टू, समझ आ रहा है, सॉरी, T इज इक्वल टू L बाय वी। अब सुनिए, बहुत आसान है। Q इज इक्वल टू नाली कहां से आया? फ्रॉम 1। Q इज इक्वल टू नाली कहां से आया? अच्छा, T इज इक्वल टू L बाय वी डी कहां से आया? देखो वहां पर लिखा है मैंने, वी डी इज इक्वल टू, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, यहां लिख देने का, अलग से पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे? ए अपॉन के अपॉन वाला कहां जाता है? ऊपर ना, अपॉन के अपॉन वाला कहां जाता है? तो हम लोग इसको ऊपर भेज देते हैं, ये L से क्या ये L कैंसिल हो जाएगा, ये VD को ऊपर भेज देता हूं मैं, यहां पर ना ऐसे नहीं लिख रहा हूं, सुनो, मैं इसको थोड़ा नए तरीके से लिख रहा हूं। VD पहले लिख देता हूं, VD, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? फिर उसके बाद लिख रहा हूं, ये गलत नहीं है, हाँ, मैं सिर्फ उसका अरेंजमेंट अलग लिख रहा हूं ताकि याद कर सकूं मैं इसको। VD को उधर भेजा, फिर A लिखता हूं, फिर N लिखता हूं, और उसके बाद है वही, सिर्फ रीअरेंजमेंट आपने बदला है, ठीक है, अडानी का भाई वडानी, VDANE, आया समझ में? तो आपका करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड क्या है बच्चों? याद रखने के लिए हमने सिर्फ ऐसे किया हुआ है ताकि ये सब फॉर्मूलेज याद रहे। क्या बोलोगे, बोलो? करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, वडानी, अडानी का भाई, अंडरस्टूड, क्योंकि अडानी फेमस है, सब जानते हैं, ठीक है। ए अभी सुनो, अभी आगे सुनो, मुझे तो VD निकालना था, ए हमको क्या निकालना था? तो इस फॉर्मूला, ये I इज इक्वल टू वडानी आ चुका है, VD का फॉर्मूला ANE को नीचे भेज दूंगा, VD का फॉर्मूला देखो ये आ जाएगा कि नहीं? I बाय नाई, या अन्नी भी बोल सकते हैं, ANE को अगर आपने नीचे भेजा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ANE को नीचे भेज दिया। VD का फॉर्मूला क्या बन गया आप? ठीक है, I बाय अन्नी, ठीक है, VD का फॉर्मूला बन गया I अपॉन ANE। अच्छा, एक और बात सुनो, अभी एक नया फॉर्मूला आपके सामने और एक रख रहा हूं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, J कौन होता है? करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट, तो J इसकी देखो, I बाय A की जगह कौन आ गया? यहां पर लिख देना, सिंस J इज इक्वल टू I बाय A, और ये कौन है? करंट डेंसिटी बोलते हैं इसको बच्चों, करंट की डेंसिटी, मतलब सेम, मतलब सिंपल है, कौन बताएगा इसका क्या मतलब है? यूनिट एरिया में कितना करंट है, यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है। आपके पास तार कितना भी मोटा हो, ये एरिया कितना भी बड़ा हो, है ना, इसका फॉर एग्जांपल यूनिट एरिया ये इतना है, ये मान लीजिए यूनिट एरिया, तो इस यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज व्हाट? करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट, जैसे अभी याद करो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को कैसे समझ रहे थे, कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, समझ गए? वैसे ही करंट डेंसिटी को भी फॉर्मूला समझो, क्या मतलब है? I बाय A का मतलब है कि यूनिट एरिया में कितना करंट पास हो रहा है, यूनिट एरिया से, दैट इज व्हाट? करंट डेंसिटी, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला बन गया
जे बाय एन ई भी फॉर्मूला बनेगा इन टर्म्स ऑफ जे, ये पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, जो लिखा वेयर जे इज इक्वल टू आई बाय ए इज द करंट डेंसिटी, जे इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? नहीं, बस ये सब कुछ नहीं है, उसी का रीअरेंजमेंट है। पूरी कहानी समझ आ गई, ये डेरिवेशन समझ आया? ठीक है, एक बार मैं सारे सवाल पूछ लेता हूं। ये आई है ना, आई किसके बराबर आया, वडानी के। किसके बराबर आया, आई इज इक्वल टू नहीं दिखाई दे रहा है तेरे को, ये ए एन ई इधर लेकर आऊंगा तो आई के नीचे ही आएगा ना, तो आई तो पहले से ही फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला हमने ये प्रूफ किया अभी। इसको यहां भेजा तो आई तो है ना, कहां से आया, आया मतलब क्या बोल रहा है इधर पे। चलो, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला निकल चुका है। मैं अभी सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देते जाइए, सब खत्म हो जाएगा इजीली। हमारे पास एक हमने तार कंसीडर किया, उसका लेंथ कितना लेना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसका वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ए इंटू एल, टोटल वॉल्यूम ऑफ दी वायर। अच्छा, इसके यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका क्या सिंबल लिया हमने, कौन सा एन। अगर आपको पता है यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन है, तो टोटल वी वॉल्यूम में कितना होगा, एन वी। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा वी किसके बराबर है, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू एन ए एल, नाल। सही है। अच्छा, अगर आपसे अभी मैं अगर ये सवाल पूछूं कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो पता हो गया आपको, नाल। हर एक के पास चार्ज कितना होता है, ई, तो टोटल चार्ज कितना होगा पूरे, कैपिटल एन इंटू ई, और कैपिटल एन की जगह नाल रख दिया तो नाली। समझ गए? करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्यू बाई टी, क्यू की जगह नाली रख दूंगा, टी की जगह मैंने फॉर्मूला बताया आपको एल बाई वी डी, वी डी ऊपर चला जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, आई का फॉर्मूला बन जाएगा वडानी, अडानी का भाई। यहां से वीडी का फॉर्मूला क्या बनाओगे, आई बाय ए एन ई, आई बाय ए एन ई। आई बाय ए कौन होता है, आई बाय ए, आई अपॉन ए कौन होता है, जे होता है, तो जे बाय एन ई बन गया फॉर्मूला। जेनिफर, कंट्रोल उदय कंट्रोल, ए सर लात खाएगा ना, ये जेनिफर की आवाज भी निकाल रही है। चाय वाला जेनिफर कब से बन गया रे, कभी तो ऐसा बोलेगा ए चाय ले लो, कभी जेनिफर की आवाज निकाल रहा है। ओके, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। आई का फॉर्मूला अगर पूछो इन टर्म्स ऑफ वीडी तो वडानी बोलोगे, और वीडी का फॉर्मूला आई बाय ए एन ई, इन टर्म्स ऑफ जे बोलूंगा तो जे बाय एन ई। ठीक है, ये क्या है, वही फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में, याद रखिएगा, जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जे कौन है, वीडी पे डिपेंड कर रहा है ना, नहीं नहीं, जे का मतलब जूल बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर सिर्फ एक सिंबल इस्तेमाल किया करंट डेंसिटी का। ठीक है, ठीक है, तो बाकी का हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे।